आज देखते हैं MHI 10 का भारत में नगरीकरण। चैप्टर 5 उपमहाद्वीप के सर्वाधिक प्राचीन नगर। चैप्टर 5 प्रारंभिक नगरवाद का परिचय। हमारा देश भारत इस दृष्टि से भाग्यवान है कि यहाँ प्राचीनतम नगरों का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर कांस्ययुगीन हैं। इस युग में बर्तन, हथियार बनाने आदि में कांसे का प्रयोग किया जाता था। इस युग की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। कांसा प्रयोग करने वाला समुदाय ताम्रपाषाण समाज से भिन्न था। ताम्रपाषाणकालीन समाज खेतिहर समाज से संबंधित था। कांस्यकालीन संस्कृति हड़प्पा के अलावा विश्व की अन्य सभ्यताओं मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन से मिलती है। नगर और नगरवाद और नगरीकरण भिन्न अर्थ रखते हैं। नगर, नगरवाद और नगरीकरण भिन्न अर्थ रखते हैं। नगर शब्द ग्रामीण के विपरीत है। नगरों का विश्लेषण बी गार्डन चाइल्ड ने बस्ती के आकार, जनसंख्या के घनत्व और व्यवसाय संबंधी विशेषता आदि के मापदंड के आधार पर किया है। नगरवाद शब्द का अर्थ नगरीय अर्थ की अव्यवस्था से है, जबकि नगरीय शब्द का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है। इसमें अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। परिवर्तनों को मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए। परिवर्तन के साक्ष्य विभिन्न विशेषताओं जैसे निवास क्षेत्रों में बदलाव के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। अध्याय का विहंगावलोकन करते हैं। प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं क्या थी, देखते हैं। घनी आबादी का होना नगरीय बसावट का लक्षण है। घनी आबादी नगरीय बसावट के लक्षण है। घनी आबादी विभिन्न जरूरतों के कारण हो सकती है, जैसे रक्षा आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता या धार्मिक कारण। अधिक घनी आबादी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसलिए कृषि के अलावा अन्य आर्थिक कार्य जैसे शिल्पकार आदि शामिल हो जाते हैं। जिन कार्यकलापों में अधिक समय, श्रम, भारी आदानों की जरूरत होती है, उनकी आबादी निकट होना होता है। दूर की भूमि चारागाहों, वन उत्पाद आदि के लिए होती है, परंतु लाभ के लिए कच्चे माल दूर ले जाए जाते हैं। घनी आबादी वाले नगरों में श्रमिकों को अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं। खेती न करने वाले द्वितीय कार्यों जैसे प्रशासन, शिल्प उत्पादन और धार्मिक अनुष्ठान आदि में कार्य करने लगते हैं। श्रम विभाजन की ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए गैर खाद्य उत्पादकों की सहायता आवश्यक होती है। यह सहायता तभी व्यवहारिक है जब कृषि उत्पादन का अधिशेष मौजूद हो। पियर्सन का कहना था कि अधिशेष शब्द का प्रयोग सापेक्षिक अर्थ में किया जाना चाहिए। अधिशेष का अर्थ सापेक्षिक अर्थ में किया जाना चाहिए, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा तभी अधिशेष होगी जब समाज किसी व्यवस्था के अंतर्गत इन मात्राओं को अलग रख देता है और उन्हें निश्चित प्रयोजन के लिए उपलब्ध घोषित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम विशेषज्ञ कुछ पुरोहित होंगे। कांस्ययुगीन मेसोपोटामिया समाज में मंदिर की भूमिका ने नगरवाद के संदर्भ में प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में धर्म की प्रारंभिक विचार को जन्म दिया। आर्थिक विशिष्टीकरण पर्यावरणीय कारणों से आवश्यक हुआ होगा। संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में अव्यवस्थित
समुदाय कृषि को छोड़कर अन्य विकल्पों के खोजों के लिए प्रेरित हुआ होगा। संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में अव्यवस्थित समुदाय कृषि को छोड़कर अन्य विकल्पों की खोज के लिए प्रेरित हुआ होगा। जनसंख्या केंद्रीकरण का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। नातेदारी का तात्पर्य पूर्व नागरीय समाजों की अपेक्षा नगरीय समाजों में बदल जाता है। केंद्रीकरण का नगरीकरण आबादी में एक साथ बसने से संबंध जुड़ा था। रॉबर्ट एड एक्सने का कहना है, मेसोपोटामिया समाज में भू स्वामित्व, शिल्प उत्पादन, अन्य व्यवसाय में वंश आधारित समूह थे। उनके अनुसार ये वंशानुक्रम व्यवसायों के अनुसार संगठित थे। मिस्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जोनाथन केनोनियर के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में जातियां पृथक क्षेत्रों में अलग अलग रहती थी। इन प्रकार की स्थिति हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी दिखाई देती है। उदय कुछ पुरातत्वविद बोलन दर्रे की तलहटी में नवपाषाण ताम्रपाषाण बस्ती के दौरान मैदानी क्षेत्र कांची में मेहरगढ़ तक मानते हैं, परंतु यह भी कहते हैं कि इसमें हड़प्पा बस्तियां शामिल नहीं थी। पुराविदों ने इस बसावट या निवास स्थान की जानकारी लंबे समय से है, जो हड़प्पा शहरों से पूर्ववर्ती थे। इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया, यथा पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा या प्रारंभिक सिंधु। इनका काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व था। इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मौजूद नहीं थी। ये अधिकांश स्थानीय समाज प्रतीत होते हैं, जहां स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री प्रयोग में लाई जा रही थी और प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियों के बीच समानताएं थी। जैसे बुनियादी निर्वाह का आधार गेहूं और जौ, निर्माण कार्य के लिए ईंट। विभिन्न नाम होने के बावजूद कुछ पुरातत्ववेताओं ने स्वीकार किया है कि नगरवाद की प्रक्रिया दीर्घकालिक और क्रमिक थी, जो एक शताब्दी तक चलती रही। अनेक मामलों में बसावट में परिवर्तन परिपक्व हड़प्पा की ओर बदलाव को चिन्हित भी करते हैं। यह प्रतीत होता है कि परिपक्व हड़प्पा युग में नए स्थलों को प्राथमिकता दी गई थी या पुरानी बसावटों को अस्वीकार कर दिया। इस परिवर्तन को परिपक्व हड़प्पाई बसावट द्वारा प्रारंभिक हड़प्पा बनावटों को प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पाई संस्कृतियों का सह-अस्तित्व भी था। प्रारंभिक परिपक्व हड़प्पाई संस्कृतियों के बीच इन टूटी कड़ियों को नगरवाद के प्रमुख तथ्यों को गैर मौजूदगी के साथ रखे, जो यह सिंधु घाटी में तीव्र गति से नगरीय विकास के प्रारंभ का आभास देता है। नगरवाद के प्रारंभ में मोहनजोदड़ो जैसी बसावटें, पक्की सड़कें, जल निकासी प्रणाली आदि देखा जा सकता है। नगरीय और ग्रामीण श्रेणियां। नगरीय श्रेणियों में अनेक प्रकार की बसावटों को शामिल किया जा सकता है। प्राचीन काल के लिखित स्रोतों में नगर केंद्रों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। नगरीय केंद्र विभिन्न शब्दों नगर, पुर, दुर्गम नामों से पुकारे जाते हैं। मिस्र की सभ्यता के नगरों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता था। नगरीय केंद्रों के संबंध में लिखित स्रोतों के अभाव में पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी स्थल की नगरीय विशेषताओं का निर्धारण करने में आकार के साथ जनसंख्या घनत्व आदि मापदंडों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक छोटे आकार की बसावट भी नगरीय या अर्धनगरीय हो सकती है। यह आर्थिक क्रियाओं में विशेषता हो, यह विविधता जनसंख्या संरचना और कार्यों की दृष्टि से भी होनी चाहिए। शहरों को कस्बों से अलग करने के लिए आकार
का प्रयोग किया जाता है। केवल आकार के आधार पर नगरीय केंद्र निर्धारण नहीं किया जा सकता। बसावट की तुलना में कालीबंगा मोहनजोदड़ो के समान है, किंतु आकार की दृष्टि से इन दोनों में बहुत अंतर है। पुरातत्वविदों की मानसिकता नगरीय केंद्रों की खुदाई से होती है, इसलिए उनकी गांव की तस्वीर में स्पष्टता नहीं होती है। हड़प्पा नगरों का अंत। सिंधु घाटी में हड़प्पा युग का यह नगरवाद की अवधि 700 वर्षों तक रही। इस अवधि में बाढ़ आदि के कारण अनेक थपेड़े भी झेलने पड़े। हड़प्पा नगरों के अंत को लेकर विद्वानों में विवाद है। हड़प्पा नगरों के अंत का प्रमाण यह है कि 1900 ईसा पूर्व के पश्चात परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से अलग भौतिक संस्कृति की बनावटें मिलती है, जिसमें सिरामिक की बनी हुई वस्तुएं, टेराकोटा के केक आदि का प्रयोग दिखाई देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगरवाद की अधिकांश विशेषताएं अब दिखाई नहीं देती। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के पश्चात कई उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों की जानकारी होती है, परंतु यह अध्ययन अधूरा है। यहाँ निर्वाह आधारित रणनीति में कृषि के विपरीत पशु चरण पर अधिक निर्भरता दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में जे.जी. शेफर जैसे पुरातत्ववेताओं का कहना है कि नगर में समय अंतराल नहीं था। उनकी आधार पूर्वी पंजाब सर्वेक्षण था, जहां विशाल बसावटों का पता चला है, परंतु इन स्थलों की अभी खुदाई नहीं हुई है, इसलिए निश्चित रूप से यह कहा नहीं जा सकता। फिर भी अतीत की गतिशीलता से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अवस्था में जो केंद्र और परिधियां थी, समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। चैप्टर 5 से एक क्वेश्चन जो आ चुका है, प्रश्न नंबर 2 है। इसकी ये प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता से किन रूपों में भिन्न थी? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता से किन रूपों में भिन्न थी? क्या आप रफीक मुगल के इस विचार से सहमत हैं कि नगरवाद एक लंबी प्रक्रिया रही होगी? इतिहासकार और पुरातत्वविद ग्रामीण और नगरीय बसावट को किन रीतियों से परिभाषित करते हैं और उनमें किस तरह भेद करते हैं? इसकी व्याख्या हड़प्पा के संदर्भ में कीजिए। हड़प्पा संस्कृति व अन्य प्रारंभिक संस्कृतियों में अंतर। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पूर्व काल की है। सिंधु के मैदान में इसकी प्राचीनतम बसावट थी। ये हड़प्पा शहर से पूर्ववर्ती थे। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व बृहद सिंधु घाटी में इस प्रकार की 4 संस्कृतियां थी, जिसमें अमारी नाल, कोटदीजी, सोथी सिद्धवाल और दम्ब सादात कहा गया। ये एक दूसरे से मुख्यतः भौगोलिक अवस्थिति में और भौतिक रूप से मृत भांडीय दृष्टि से भिन्न है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक विशेषताएं तौलने की बाट, मुहरे, मनके, ईंट आदि यहाँ नहीं मिलते हैं। इसके नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता भवन निर्माण कला का प्रारंभिक बसावट में नहीं पाई जाती। यह संस्कृति स्थानीय समाज से संबंध थी और लोग स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करते थे। रफीक मुगल के इस विचार से सहमत होना मुश्किल है कि नगरवाद लंबी प्रक्रिया रही होगी। मुगल के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण, स्थापत्य की जटिलताओं, अंतर क्षेत्रीय संपर्क, आवागमन और आर्थिक अधिशेष आदि सांस्कृतिक प्रक्रियाएं संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो चुकी थी। मुगल के लिए यह विकास का पहला चरण था, जबकि प्रारंभिक हड़प्पा युग इसके विचार से दूसरा चरण है। इस निरंतरता के कारण वे शिल्प कृतियों में समानता मानते हैं, जिसे वे पहले मात्र परिपक्व सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का लक्षण माना जाता है, जैसे पहिया, शंकु, मृदभांड की वस्तुएं आदि। वस्तुएं ये प्रारंभिक हड़प्पाई स्तरों से भी मिलते देखे गए थे। इसलिए निरंतरता की जांच करने के लिए रफीक ने प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियों के बीच के संबंध की कड़ी दिखाने हेतु
कतिपय शिल्प प्रकारों की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इतिहासकारों की दृष्टि से ग्रामीण नगरीय बसावट क्या थी, देखते हैं। प्राचीन भारत में नगरीय केंद्रों के लिए अनेक अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे नगर, पुर, दुर्ग आदि। यह प्रथा मिस्र में भी प्रचलित थी। ग्रामीण के संबंध में ऐसे स्रोतों का अभाव है। पुरातत्वविदों ने कृषि व्यवस्था प्रधान क्षेत्रों को ग्रामीण माना है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बसावट के आकार पर नगर और ग्रामीण में विभेद किया है। बड़ी बसावट को नगर, छोटी बसावट को ग्रामीण माना गया है। परंतु यह विवादास्पद है कि किसी स्थल को नगरीय विशेषता का निर्धारण करने में आकार एकमात्र मापदंड नहीं है, अपितु जनसंख्या का घनत्व और इसमें संबद्ध क्रियाकलाप की विशेषताएं कहीं अधिक उपयोगी है। एक छोटे आकार की बसावट में यदि वहां अलग अलग प्रकार की आर्थिक कृत्य किए जाते हैं और उसकी जनसंख्या संरचना कार्यों की दृष्टि विविधतापूर्ण हो, तो वे भी नगरीय अर्धनगरीय के रूप में देखी जा सकती है। यदि लक्षण किसी बसावट में नहीं है तो ग्रामीण कही जाएगी। ग्रामीण और नगरीय में भेद करने के लिए स्थापत्य को भी आधार बनाया गया है। छोटी बसावटों में भी जटिल स्थापत्य एकाध उदाहरण मिल सकते हैं जिसमें नगरीय ग्रामीण विभेद और द्रुह हो जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिणी सिंध में उत्खनन के दौरान पकाया हुआ टाइल मिला, जिस पर विशाल स्मारकीय भवन का संकेत मिलता है, परंतु यह नगर नहीं हो सकता। एक अन्य आधार शिलाकृतियां हैं। हड़प्पा में अनेक शिलाकृतियां मिली है, इसलिए इसे नगर स्वीकार किया जाता है। शिलाकृतियों के अभाव में किसी क्षेत्र को ग्रामीण स्वीकार किया जा सकता है।